कैसे हैं आप सभी। हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास में जो क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो इनमें से बुद्ध को है वो ज्ञान प्राप्त किस स्थान पर हुआ? तो आपको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, बोध गया में बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया के अंदर। ये बिहार राज्य में है। ठीक है, बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और सारनाथ में जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है और जो लुम्बिनी के अंदर हुआ था, लुम्बिनी में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वा पूर्व जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में जो लुम्बिनी कपिलवस्तु यानी नेपाल के अंदर है। लुम्बिनी में यहाँ जन्म हुआ था। कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और कुशीनगर के अंदर क्या हुआ? कुशीनगर के अंदर इनकी बुद्ध की मृत्यु हुई, जिन्हें क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। 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 ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर के अंदर। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ के अंदर। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये जो पहला उपदेश है इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। सुश्रुत को, यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन इसका है वो सही उत्तर होगा। और यहाँ हमारे ऑप्शन डी के जो चरक है, ये चरक है वो आयुर्वेदिक क्षेत्र से संबंधित थे। आयुर्वेद क्षेत्र से संबंधित, और इन्होंने चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता लिखा। ठीक है, चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने। ठीक है, सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में अभ्य मुद्रा। बौद्ध धर्म में अभ्य मुद्रा का क्या अर्थ है? अभ्य मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म के अंदर अभ्य मुद्रा का जो अर्थ है क्या है? बुराई से बचाव है, निर्भीकता है, ज्ञानोदय है, या उपदेश है? जो बौद्ध धर्म में अभ्य मुद्रा का जो अर्थ है वो आपका है निर्भीकता, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा, निर्भीकता। अगला क्वेश्चन है, विनय और सूत पिटक। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह हैं। तो ठीक है, इसका जो आपका सही उत्तर है वो आपका ए ऑप्शन होगा, गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध। विनय और सूत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकल्प है। ये दोनों है वो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है उसका संकलन है। त्रिपिटक जो है त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक है, इसकी भाषा पाली है, ठीक है। और गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक है वो है, एक तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो है सूत पिटक, एक है विनय पिटक और तीसरा कौन सा है, अभिधम पिटक, ठीक है। पिटक ये त्रिपिटक है, ठीक है, जो बौद्ध के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप बनाए गए थे एक तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ये आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। अब ये स्तूप होते क्या है। स्तूप जो शब्द है वो आपका पाली या संस्कृत भाषा से लिया गया है। स्तूप का अर्थ होता है वो टिल्ला होता है, टिल्ला या मतलब रेत का ढेर भी मान सकते हैं हम, टिल्ला या ढेर, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है, स्तूप का अर्थ होता है ढेर, टिल्ला से होता है, ठीक है, टिल्ला या ढेर, ठीक है। और ये जो स्तूप है वो स्तूप बनाए जाते हैं एक मृत व्यक्ति की चिता, समाधि या उसके अवशेषों के ऊपर एक स्मृति के रूप में एक टिल्ला बनाया जाता है, ठीक है। स्तूप के विशेष रूप से जो स्तूप है वो बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। किस काल में, बौद्ध काल में। स्तूप कब प्रसिद्ध हुए, बौद्ध काल में, ठीक है, बौद्ध काल में स्तूप है वो प्रसिद्ध हुए। और सर्वप्रथम स्तूप का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख मिलता है वो आपका मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। स्तूप का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपका मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है, प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या मृत्यु को। जो आपका धर्मचक्र है वो दर्शाता है, वो आपका दर्शाता है प्रथम उपदेश को, ठीक है, प्रथम उपदेश को। बौद्ध का जो प्रतीक धर्म चक्र है वो किसको दर्शाता है, प्रथम उपदेश को। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं पहले उपदेश को, ठीक है। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में अपना अंतिम जो है वो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्मापाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए। एलोरा की गुफा में, बाघ की गुफा में, बादामी की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में। जो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अजंता की गुफाओं में। डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। पद्मापाणि बोधिसत्व के चित्र है वो अजंता की गुफाओं में पाए गए, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और ये जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था, बाघ, हाथी, शेर, गोल्डन ईगल। तो
राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक था वो आपका गोल्डन ईगल था। इसका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने आज की क्लास में ये क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में आए हुए हैं 2019 के अंदर आरपीएफ के अंदर। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक है वो है गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? गोल्डन ईगल। और जो राष्ट्रकूट वंश है इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? संस्थापक भी लिख लीजिए। संस्थापक थे दंती दुर्ग प्रथम। दंती दुर्ग प्रथम। ठीक है, संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग प्रथम थे। किसके? राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी जो शिलालेखों का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी, एक्वालॉजी, समाजशास्त्र, एपिग्राफी। ठीक है, तो जो शिलालेखों का अध्ययन है उसे आपका एपिग्राफी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। इन्हें पुरालेख भी कहा जाता है। और ये जो शिलालेख होते हैं ये जो प्राचीन घटनाएं या उनसे संबंधित व्यक्तियों की जानकारियाँ इसमें मिलती है शिलालेखों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका जो आपका सही क्रम होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये पहला ही ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्राग ऐतिहासिक काल का जो सही क्रम है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल के नाम से भी प्राग ऐतिहासिक काल को जाना जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो आए हुए। ये क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है ये 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ठीक है, एनटीपीसी में